Good afternoon, everyone. Hi everyone. So today we are going to start returns to scale. Law of variable proportion हमारा complete हो चुका था. Then the other law is law of returns to scale, which is also part of this topic which we are studying already since the law of variable proportion, production and all that, production functions. I hope I'm audible clearly. And you can see my screen also, everyone clearly. Anybody wants to discuss about MCQ today, which we will have to, at 5:30 today? Every half an hour to stop. You ping me in NP that I will. So let's start. Law of returns to scale. Like we have studied, there were two types of. As we have studied, there were two types of production function. शॉर्ट रन था और लॉन्ग रन हमने पढ़ा था. तो जो हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अभी तक कंप्लीट किया है ना, जो वो लॉ है वो बेसिकली शॉर्ट रन में है. शॉर्ट रन प्रोडक्शन जो है हमारा, शॉर्ट रन प्रोडक्शन में हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को अप्लाई कर रहे हैं, और बेसिकली जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन हो रहा है दैट इज लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल. तो पहला तो डिफरेंशिएट अगर हमें करने के लिए भी आ जाता है. सो लॉ, व्हाट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड डिफरेंस क्या है बिटवीन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल्स में. तो रिटर्न्स टू स्केल में तो सबसे पहला तो ये यही है कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का डिफरेंस है. शॉर्ट रन में हम सिर्फ एक वन वेरिएबल फैक्टर ले रहे हैं. जैसे हमारा पुराना अभी हमने जो टेबल देखा था जिसमें कि हमारा एवरेज प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट और मार्जिन प्रोडक्ट गिवन था, और मार्जिन प्रोडक्ट एक जगह पे जाके माइनस में होने लग जाता है, नेगेटिव चले जाता है, नेगेटिव रिटर्न्स था. और उसमें 3 स्टेजेस हमने पढ़ चुके हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, नेगेटिव रिटर्न्स और डिमिनिशिंग रिटर्न्स. नेगेटिव रिटर्न्स थर्ड है बेसिकली. तो शॉर्ट रन जो प्रोडक्शन है वो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और लॉन्ग रन जो प्रोडक्शन है वो है लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल. ठीक है. दो जो मेजर बड़ा फैक्टर है वो ये है कि, हाँ जी, जो हमारा मेजर डिफरेंस है इन दोनों में वो ये है कि लॉन्ग रन का जो टाइम है या लॉन्ग रन का जो, अगर हम प्रोडक्शन फंक्शन देखते हैं और लॉन्ग रन में हमारे पास जो भी इनपुट फैक्टर्स हैं, चाहे वो फिक्स्ड होते हैं चाहे वो वेरिएबल होते हैं. हमने दो तरह से इनपुट फैक्टर्स पढ़े हुए हैं कि हमें पता है कुछ फिक्स्ड होते हैं जैसे मशीनरीज हो गई, लैंड हो गया, ये सब हमारा फिक्स्ड वेरिएबल, फिक्स्ड फैक्टर्स हैं ऑफ इनपुट ऑफ प्रोडक्शन, और वेरिएबल हैं जिनको हम वेरी कर सकते हैं. तो वेरिएबल फैक्टर्स शॉर्ट रन में तो होते हैं कि हमने एक, जैसे ह्यूमन कैपिटल, उसको हमने बढ़ा लिया, कोई बात नहीं, हम अगर इंक्रीज कर सकते हैं ह्यूमन कैपिटल को, लेकिन हमने वहाँ पे एज्यूम ये किया हुआ था
लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में कि वेरिएबल फैक्टर भी हमारे पास सिर्फ एक ही है जिसको हम बढ़ा सकते हैं, और बाकी सारे अदर वेरिएबल फैक्टर्स भी हमारे कांस्टेंट रहेंगे, और जो फिक्स फैक्टर्स हैं वो भी कांस्टेंट रहेंगे। लेकिन लॉन्ग रन जो पीरियड है, जैसे मैंने आपको बताया, लॉन्ग रन पीरियड इतना लॉन्ग होता है कि इसमें हम आसानी से कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, अपने सिस्टम्स में भी आसानी से कोई चेंजेस कर सकते हैं। इफ़ यू आर गोइंग टू से इंक्रीज सम प्रोडक्शन एंड वी वुड वांट, जैसे कि हमने लास्ट स्टेज ऑफ जो हमने डिमिनिशिंग रिटर्न पढ़ा था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का, जहाँ पे कि हमें नेगेटिव रिटर्न्स मिलने शुरू हो गए थे, हमारे पास वेरिएबल फैक्टर और भी थे, बट हम उनको इंक्रीज करने से कोई प्रोडक्शन में इंक्रीज नहीं हो रहा था। तो अब हमारे पास दूसरा एक ऑप्शन क्या बचा था कि अगर हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं तो वो एक ही तरीका था कि हम अपना फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड इनपुट को बढ़ाएं, यानी कि हो सकता है हम जो फार्मिंग लैंड था हमारे पास, जो 10 हमने लिया था एकर्स का, या जो भी आप समझ लीजिए कि फिक्स्ड हमने फैक्टर लिया था, उसको अगर हम बढ़ाते तो ही हमारा प्रोडक्शन बढ़ पाता, अदरवाइज टीपी हमारा नहीं बढ़ रहा था। टोटल प्रोडक्ट हमारा एक लेवल पे आके 44 होके मैक्सिमम हो गया था, और फिर डिक्रीज होना शुरू हो गया था। सो लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं है। लॉन्ग टर्म हमारे पास इतना लॉन्ग टाइम है कि हम इसमें अगर कोई नई मशीनरी लाना चाहते हैं, हम वो स्टैब्लिश कर सकते हैं, वो परचेज कर सकते हैं, लेके आ सकते हैं सिस्टम में। हमें कोई न्यू ब्रांच स्टार्ट करनी है, कोई नई लैंड परचेज करनी है, कुछ भी करना है जिससे कि हमारा प्रोडक्ट जो है, टोटल प्रोडक्ट या प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके, और हमें भी इंक्रीज करनी है, तो हम सब कुछ कर सकते हैं अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो आप देखिए पहला पॉइंट जो लॉ और लॉन्ग रन प्रोडक्शन में लिखा हुआ है वो ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल लिखा हुआ है, यानी कि जो फिक्स्ड फैक्टर्स भी हैं इसमें हम वो भी वेरिएबल कंसिडर करते हैं, क्योंकि उनको भी वेरी वो भी हम कर सकते हैं। हम मशीनरी लाना चाहते हैं, मशीनरी बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ मशीनरीज हर बार ही बढ़ाना चाहते हैं वो बढ़ा सकते हैं। हम कुछ भी, मतलब इसमें जो भी हमें इंक्रीज करने हैं, हमें अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इन ऑर्डर टू इंक्रीज आवर प्रोडक्शन वी कैन डू एवरीथिंग। अच्छा, इसमें भी लॉन्ग रन में भी एक तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स और टू स्केल होता है, एक इसमें होता है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, और एक होता है इसमें डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। ये थोड़ा डिफरेंस है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन में हमने इंक्रीजिंग पढ़ा था, उसके बाद वो डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग रिटर्न्स देता है, और फिर नेगेटिव रिटर्न्स देता है। तो ये 3 स्टेजेस हैं शॉर्ट रन में, लेकिन लॉन्ग रन में माइनस में नहीं पढ़ रहे हैं हम। लॉन्ग रन में माइनस तक चीज़ पहुंचने नहीं देते हैं हम, और इंक्रीजिंग रिटर्न्स होते हैं, हमें या तो इंक्रीजिंग रिटर्न मिलेगा टू स्केल, या कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल मिलेगा, या डिमिनिशिंग या फिर कम होता हुआ हमें रिटर्न्स टू स्केल मिलेगा, बट हमें इंक्रीज इन दी प्रोडक्ट विल बी देयर। सॉरी। प्रोडक्शन फंक्शन दो तरीके के हैं, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन। रिटर्न्स टू फैक्टर बोलते हैं इसे, रिटर्न्स टू स्केल बोलते हैं। रिटर्न्स टू स्केल जो लॉन्ग रन में जो हम पढ़ने वाले हैं, रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल प्रोपोर्शन जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, वो रिटर्न्स टू फैक्टर है। तो एक ये क्वेश्चन अगर आपको एमसीक्यू में आगे भी आ सकता है, आता है अगर, कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ रिटर्न्स टू वेरिएबल प्रोपोर्शन, या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का दूसरा नेम क्या है, तो वो क्या है, रिटर्न्स टू फैक्टर। रिटर्न्स टू फैक्टर और रिटर्न्स टू स्केल, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। स्केल जो है वो लॉन्ग रन, फैक्टर जो है वो शॉर्ट रन, या फिर रिटर्न्स टू फैक्टर इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑल्सो। इसमें एक वेरिएबल फैक्टर रहेगा, कोई भी एक फैक्टर जो हम है चेंज कर सकते हैं, सिर्फ वो हम अज्यूम कर लेंगे कि क्या, और वो भी वेरिएबल फैक्टर होना चाहिए। फिक्स फैक्टर में से भी कोई हम नहीं अज्यूम कर सकते कि हम उसको इंक्रीज कर रहे हैं। लॉन्ग रन में ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। बेसिकली ये आ गया ना लास्ट पॉइंट पे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है ये, और ये लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल है। अब रिटर्न्स टू स्केल का हम लोग थोड़ा सा मीनिंग और डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ, पहले तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है ये। प्रोडक्शन फंक्शन दो ही तरीके के हैं, शॉर्ट रन या लॉन्ग रन। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है ये रिटर्न्स टू स्केल। द टर्म रिटर्न्स टू स्केल रेफर्स टू द चेंजेस इन द आउटपुट एज ऑल द फैक्टर्स चेंज इन द सेम प्रोपोर्शन। जिस जो भी हमें इंक्रीज करना है इसमें, चाहे वो लैंड, लेबर, कैपिटल, कुछ भी हमें चेंज करना है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हमारे हैं, फिक्स्ड हो या वेरिएबल हो, हम उनको सेम प्रोपोर्शन में चेंज करके इंक्रीज करते हैं, और तब हम डिप्लॉय कर रहे हैं ताकि हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। ऑब्वियसली अगर हम ह्यूमन कैपिटल, हाँ जी, अगर हम ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज करें तो ह्यूमन कैपिटल
किस चीज़ पे काम करेगी, हमें वो फैक्टर भी इंक्रीज़ करना होगा, या तो मशीनरी होगी या लैंड होगी, जो भी कुछ है वो भी हमें इंक्रीज़ कर रहे हैं प्रोपोर्शनेटली इक्वल, जितना कि एक ह्यूमन कैपिटल से हमको इंक्रीज़ करना चाहिए अपना मशीनरीज या लैंड या और भी जो भी इनपुट्स हम कर रहे हैं, प्रोपोर्शनेटली हमें वो सारा कुछ इंक्रीज़ करना चाहिए। और इस पर्टिकुलर टर्म को हम रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं। सो द टर्म रिटर्न्स टू स्केल रेफर्स टू द चेंजेस इन द आउटपुट। इसकी वजह से जो हमारा आउटपुट या टोटल प्रोडक्ट जो चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, एज ऑल द फैक्टर्स चेंज इन दी सेम प्रोपोर्शन। जो भी फैक्टर्स ऑफ इनपुट हैं हमारे वो सेम प्रोपोर्शन में चेंज होते हैं, जिसकी वजह से हमें चेंज इन आउटपुट मिलता है। इसको हम रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं। रिटर्न्स टू स्केल रिलेट्स टू द बिहेवियर of total output as all the inputs are varied, and it is a long run concept. So returns to scale is also related to the behavior of the total output. It is same thing, more or less both the definitions are explaining us the same thing कि the behavior total output हम हमेशा जहाँ भी ले रहे हैं, output का मतलब जो भी हमारा प्रोडक्शन आउटपुट आया है, फिनिश्ड गुड आया है बन के, जिसको हम एक्चुअल में अब सेल करने वाले हैं मार्केट में, वो हमारा प्रोडक्शन का आउटपुट होता है। टोटल प्रोडक्ट जिसको हमने बोला था पिछले रिटर्न्स टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हमने टोटल प्रोडक्ट जिसको टर्म दिया था, वो टोटल आउटपुट भी एक ही चीज़ है। तो रिटर्न्स टू स्केल जो है वो रिलेट करता है टोटल आउटपुट में, और एज ऑल द इनपुट्स आर वेरीड एंड इट इज़ अ लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट। सो दोनों में सेम चीज़ हमने पढ़ लिया। अब इसका इन दोनों डेफिनेशन का एक्सप्लेनेशन क्या हुआ है। द लॉन्ग रन आउटपुट कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग ऑल द फैक्टर्स इन द सेम प्रोपोर्शन। प्लीज़ इस वर्ड को भी मेंशन कीजिएगा कि हम ऑल द फैक्टर्स तो इंक्रीज कर ही रहे हैं, बट दे ऑल फैक्टर्स ऑफ इनपुट्स आर इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन में भी इंक्रीज कर रहे हैं, ये भी हमें देखना है। Generally, the law of returns to scale refer to an increase in the output due to the increase in all the factors in the same proportion. जो जनरली हम समझ के चल रहे हैं कि रिटर्न्स टू स्केल का मतलब यही है कि आउटपुट हमारा बढ़ेगा तभी जब हमने सारे इनपुट्स को एक साथ इंक्रीज कर रहे हैं। यानी कि एक मशीनरी बढ़ा दी, एक ह्यूमन कैपिटल बढ़ा दिया, मैन पावर या लेबर बढ़ा दिया, कुछ भी ऐसा, या उसका एक सीटिंग अरेंजमेंट हमने बढ़ा दिया, तो हम कैसे बढ़ाएंगे, वो लैंड नहीं परचेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो हमें देखना है कि हम टोटल जो भी कुछ बढ़ा रहे हैं, इनपुट जो हम एंटर कर रहे हैं या इंक्रीज कर रहे हैं, दैट विल बी इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन इन ऑर्डर टू गेट द आउटपुट मोर। सो सच एन इंक्रीज इज कॉल्ड द रिटर्न्स टू स्केल। स्केल का मतलब एक तरीके से ये भी होता है कि हाई या लो, एक जिस चीज़ को हम मेजर कर पाते हैं, स्केल करना भी हम उसको बोलते हैं। और रिटर्न्स हमें किस स्केल पर रिटर्न्स मिल रहे हैं, अगर वो बढ़ के मिल रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड बेसिकली द रिटर्न्स टू स्केल। नाउ रिटर्न्स टू स्केल फॉर्मूला, प्रोडक्शन फंक्शन का फॉर्मूला क्या हुआ कि इट इज द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। एल और सी के फंक्शन को हम प्रोडक्शन फंक्शन कह रहे हैं। इफ बोथ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेबर और कैपिटल आर इंक्रीज्ड इन द सेम प्रोपोर्शन, से दैट इज एक्स, एक ले लेते हैं हम एक्स की वैल्यू, या दो ले लेते हैं हम एक्स की वैल्यू, कोई भी वैल्यू हम एक्स की लेते हैं, वो सेम प्रोपोर्शन में ही बढ़ेगा। सो प्रोडक्शन फंक्शन कैन बी रिटन एज P1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ XL और XC। यानी कि अगर पहले LC था और अब हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो L को भी हम इंक्रीज करेंगे उतने से ही जितना C से इंक्रीज कर रहे हैं। तो X अगर हम उसको वैल्यू समझ लेते हैं, X कैन बी 2, 3, 4, 5 कितना भी, तो उसके फंक्शन को हम बोलेंगे। सो फंक्शन जो भी हम मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू ऑफ या यूनिट्स ऑफ लेबर इनटू यूनिट्स ऑफ कैपिटल, इस फंक्शन को हम प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं रिटर्न्स टू स्केल में। रिटर्न लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हमने सिर्फ वेरिएबल जो था वो एक ही फैक्टर रखा था वेरिएबल, बाकी सब फिक्स कॉस्ट हमने फिक्स रखी थी। हर प्रोडक्शन लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे हमने फिक्स कॉस्ट, याद होगा आपको, 10 ही रखा था। तो इफ P1 इंक्रीजेज इन द सेम प्रोपोर्शन एज द इंक्रीज इन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कि x है हमारा, इट विल बी कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। If P1 increases less than the proportion to increase in the factors of production, तो फिर वो diminishing return हो जाएगा। इसमें 3 स्टेजेस हैं, जैसे कांस्टेंट है, डिमिनिशिंग है और इंक्रीजिंग है।
तो अगर हमारा जो प्रोपोर्शनेट इंक्रीज हुआ है वो लेसर है हमारे आउटपुट से, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हमें कम, इन तीनों सिचुएशंस को अभी हम जब आगे देखेंगे टेबुलर फॉर्म में, टेबल में हम फिगर्स लेके जब हम समझेंगे तो हमें समझ आएगा कि इंक्रीजिंग रिटर्न कैसे हो रहा है, कांस्टेंट कैसे हो रहा है, डिमिनिशिंग कैसे हो रहा है। जैसे हमने लॉ ऑफ वेरिएबल इनपुट में भी टेबुलर फॉर्म के थ्रू, टेबल्स के थ्रू हमने पढ़ा था, और फिर उसको हमने ग्राफ फॉर्म में भी डाल दिया था कि हमारे उसमें हमने टीपी का ग्राफ दिखाया था, मार्जिनल प्रोडक्ट का, एनपी का दिखाया था, और एपी का, एवरेज प्रोडक्ट का दिखाया था। तो इसमें P1 इंक्रीज हो रहा है सेम प्रोपोर्शन में अगर जिस प्रोपोर्शन में इंक्रीज हुआ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारा जो आउटपुट है, यानी कि आउटपुट और इनपुट सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज हुआ है अगर, तो वो कांस्टेंट रिटर्न होगा। अगर हमारा इनपुट लेसर था और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ तो वो डिमिनिशिंग में है। अगर हमारा प्रोडक्शन इंक्रीजेज मोर देन द प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि हमने 1 यूनिट बढ़ाया ऑफ द इनपुट और 2 यूनिट ऑफ द आउटपुट बढ़ गया, यानी कि आउटपुट हमारा ज़्यादा बढ़ रहा है प्रोपोर्शनेटली देन दैट ऑफ द इंक्रीज इन द इनपुट, तो वो इंक्रीजिंग रिटर्न। ठीक है, ये इसकी 3 स्टेजेस हो गए रिटर्न्स टू स्केल की। उसमें जो कैटेगरी करना है डी कैटेगरी में चेंज करना तो डी ओके, तो देखिए अब इसमें हम एक टेबल ले लेते हैं, टोटल प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, ठीक है, और हम फेज उसको डिफाइन कर देंगे ये कौन सा फेज है, इंक्रीजिंग है, कांस्टेंट है, डिक्रीजिंग है। अब यहाँ पर हमने एज्यूम करा है जो हमारा वेरिएबल फैक्टर है, मशीन भी वेरिएबल ही है, मशीनरीज भी हम जितनी चाह रहे हैं हम खरीद पा रहे हैं, और तो हम मशीनरीज में यूज इन्वेस्टमेंट होता है तो हम उसको शॉर्ट रन में तो खरीद नहीं पाते, बट क्योंकि रिटर्न्स टू इसके लॉन्ग रन हम पढ़ रहे हैं, लॉन्ग टर्म में है, तो हम इसमें चाहकर भी मतलब हम जब भी चाहते हैं हम अपना कोई भी फैक्टर को वेरिएबल बना के इंक्रीज कर सकते हैं। अब हमने इंक्रीज कर लिया, एक मशीनरी लगाई और एक लेबर लगाया, यानी कि एक ह्यूमन कैपिटल को हमने डिप्लॉय किया, उसको एक मशीन दे दी, तो वो प्रोड्यूस कर पाया हमें 4 यूनिट्स ऑफ द टोटल प्रोडक्ट, 4 यूनिट उसने हमें टोटल प्रोडक्ट बता दिया कि इतना प्रोडक्शन वो एक आदमी कर पा रहा है। अब 2 मशीनरीज हमने लगाई और 2 लेबर पकड़ा दिए, एक एक लेबर को दोनों मशीनरीज दे दी। अब एक तरीके से वो टीम वर्क भी हो रहा है, हालांकि दोनों अपने अपने मशीन पे काम करेंगे, बट टू सर्टेन एक्सटेंट अगर एक पर्सन काम कर रहा है तो उसने हमें टोटल प्रोडक्ट 4 अर्न करके दिया था। अब हमने यही चीज़ अपनी फैक्ट्री में इंक्रीज करके 2 लेबर डिप्लॉय करे और 2 मशीनरीज लगा दी, तो 10 यूनिट्स हमें टोटल प्रोडक्शन जो है वो देखिए बढ़ा। मार्जिनल प्रोडक्ट पे अपन फिर से आ रहे हैं, 4 था पहली वाली केस में, दूसरे केस में मार्जिनल प्रोडक्ट कितना बढ़ गया, 4 से 6 हो गया, पहले सिर्फ 4 था। अब 4 + 4 अगर हम सोचते कि दूसरा एक और अगर हम लेबर लगाएंगे तो वो भी अगर हमें 4 ही करके देता तो टोटल तो प्रोडक्ट 8 होना चाहिए था, बट इसने हमें टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज रेट में बढ़ रहा है, यानी कि 6 हो गया, 4 से 10 हुआ, 10 से फिर थर्ड यूनिट जब हमने इंक्रीज किया, क्योंकि हमने ये भी इसमें एज्यूम किया रिटर्न्स टू स्केल में कि हम जितना भी इनपुट बढ़ाएंगे वो सेम प्रोपोर्शन में बढ़ाएंगे, इसलिए मैंने आपको बोला था सेम प्रोपोर्शन वर्ड भी याद रखिए लिखने के लिए कि हम इनपुट जो बढ़ाएंगे वो सेम प्रोपोर्शन में बढ़ा रहे हैं। तो आप देखिए 1 मशीन 1 लेबर, 2 मशीन 2 लेबर, 3 मशीन 3 लेबर, सेम प्रोपोर्शन में हम बढ़ा रहे हैं अपना इनपुट को या स्केल को। तो हमें टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग मैनर में अगर मिल रहा है, यानी कि 4, 18, 28, आप इस तरह से इस फिगर्स को लीजिएगा कि जो टोटल प्रोडक्ट आप नेक्स्ट ईच यूनिट जो हम डिप्लॉय कर रहे हैं या इंक्रीज कर रहे हैं इनपुट का, तो वो पहले वाले से थोड़ा ज़्यादा बढ़े, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट जो है ना वो इंक्रीजिंग रेट में बढ़े। 4 था, फिर 6 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 10 हुआ। मार्जिनल प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था पहले भी रिटर्न्स लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में कि ये डिफरेंस होता है, जैसे 4 आया तो 4 के ऊपर कुछ और नहीं है तो 4 - 0 = 4 आ गया था मार्जिनल प्रोडक्ट। नाउ 6 किस तरह से आया, 10 - 4 = 6, मार्जिनल प्रोडक्ट 6 जो आया है। थर्ड में जो 3 मशीन 3 लेबर की वजह से जो मार्जिनल प्रोडक्ट 8 आया है वो 18 - 10 करके आया है 8 बैलेंस, यानी कि पहले जितना हो पा रहा था और अब एक एक यूनिट बढ़ाने से जो एडिशनल प्रोडक्ट हमारा बढ़ा है वो मार्जिनल प्रोडक्ट है। एडिशनल जो एडिशन हुआ है तो टीपी में वो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है। अब 18 से 4 पे जैसे ही हम आए तो 28 हो गया, 4 मशीन्स 4 लेबर्स 28 यूनिट्स दे रहे हैं।
अदरवाइज अगर हम फर्स्ट पर देखें, अगर सेम पेस से हमें मिलता तो 4 4 4 4 करके 16 आना चाहिए था। बट आप सोचिए 4 मशीन और 4 लेबर एक तरह से टीम हो गया, एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश हो गई है, तो ये हमें इन्होंने रिटर्न्स जो दिए वो इंक्रीजिंग मैनर में दिए 28। मार्जिनल प्रोडक्ट हो गया हमारा 10, 28 माइनस 18, यानी कि पहले 18 यूनिट्स थी, एक एक मशीन और लेबर और उड़ाने से उसने हमें 10 यूनिट का फायदा दिया, एक्स्ट्रा 10 यूनिट प्रोड्यूस हो गए, तो मार्जिनल प्रोडक्ट हो गया हमारा 10। अब फिफ्थ पे जब हम आएंगे तो फिफ्थ मशीनरी और लेबर को एक एक और बढ़ाने से मार्जिनल टोटल प्रोडक्ट जो है हमारा वो बढ़ा तो है, 28 से 38 हो गया। पहले 18 था, 18 से 28 हुआ, 10 बढ़ा, 28 से 38 हुआ, बढ़ा तो है लेकिन 10 ही बढ़ा। और फिर सिक्स में भी वो 38 टू 48 10 ही बढ़ा, तो ये कांस्टेंट रिटर्न्स दे रहा है हमको, यानी कि अब हम कोई भी एक लेबर और एक मशीनरी बढ़ा रहे हैं तो वो हमको कॉन्स्टेंटली रिटर्न देने लगा कि 10 ही यूनिट्स हम बढ़ा पा रहे हैं टोटल प्रोडक्ट में। मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा जब कांस्टेंट हो जाएगा, जब मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, वहाँ पे हमें कांस्टेंट रिटर्न मिलने लगेगा। थर्ड स्टेज है हमारा डिक्रीजिंग रिटर्न्स। एक लेवल पे जब हम अपना कैपिटल हमने कैपिटल जो भी हमारा इनपुट है, से अभी हमने यहाँ पर कोई कैपिटल नहीं लिया, मशीन की लेबर लिया हुआ, तो एक पॉइंट पे आने के बाद वो कांस्टेंट के बाद डिमिनिशिंग रिटर्न हमको मिलने लगते हैं। जैसे कि थर्ड सेवन्थ को अगर हम देखें, 7 मशीन और 7 लेबर्स लगाए उन्होंने, तो उन्होंने हमें टोटल आउटपुट 56 दिया, जो कि बढ़ा तो है 48 से, हमारा जो प्रोडक्ट है वो 56 हो गया है, और 8 पे भी बढ़ा है, एक और मशीन और एक और लेबर लगाने से 56 से 62 हुआ। लेकिन अब हमें ये देखना है कि क्या हमें इस पेस से रिटर्न्स चाहिए होंगे, क्योंकि मशीनरी में तो सेम कॉस्ट लग रहा है, लेबर में भी सेम कॉस्ट लग रहा है, सेम स्किल का लेबर आ रहा है, सेम भी कॉस्ट लगा रहा होगा वो भी। और मशीनरी भी, जो फर्स्ट मशीनरी थी 1,00,000 रुपीज़ की, सपोज मशीन की कॉस्ट 1,00,000 है, तो 8th मशीन की कॉस्ट भी तो 1,00,000 ही होगी। तो अब हम क्या इस कॉस्ट पे कि 1,00,000 हम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेबर भी कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतना पैसा एज एन इनपुट लगा के क्या हम डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल से या डिक्रीजिंग मैनर में, क्योंकि हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट अब लेस होने लगा है, डिक्रीज होने लगा है, थोड़ा प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, बट क्या इस थोड़े प्रोडक्शन को बढ़ाना हमें हमारे लिए सूट कर रहा है, हम सर्वाइव कर पाएंगे, या हम एप्पल ऑफ द प्रॉफिट्स बना पाएंगे, क्योंकि हमने ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगाया, इन्वेस्टमेंट हमारा जो कॉस्ट है वो कम नहीं हो रहा, लेकिन टोटल प्रोडक्ट जो है वो हमारा आउटपुट बढ़ तो रहा है बट थोड़ा कम बढ़ रहा है। तो if we think that we would want to increase the production even at a higher cost, तो हम decreasing returns में भी काम करेंगे। रिटर्न्स टू स्केल में तीनों चीज़ें हमें पड़ेगी, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट एंड डिमिनिशिंग। अब इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल एक एक हम जब इसका जो हमारा जो स्टेज है, स्टेजेस को हम पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेज जैसे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल इस टेबुलर फॉर्म में आया था। तो इसमें देखिए हमारा जो आउटपुट है वो फास्टर इंक्रीज हो रहा है, आउटपुट हमारा जो कर्व है एक्स और वाई, हमने यहाँ पर एक जगह वाई एक्सिस पर हम ले सकते हैं टोटल प्रोडक्ट, और एक्स पर हम लेंगे अपना जो हमारा ये है इनपुट्स, मशीनरी प्लस लेबर। होल्ड करिए एक सेकंड प्लीज। Sorry. So if all the inputs are doubled, output will also increase at a faster rate than the double। मतलब जो रिटर्न इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल हो रहा था, उसमें हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा पेस से इंक्रीज हो रहा है, एट टाइम्स डबल भी हो सकता है, एट टाइम्स डबल ना भी हो, तो इंक्रीज तो होगा एटलीस्ट मोर देन दैट ऑफ द इनपुट्स इंक्रीज, यानी कि इनपुट हमने जितना इंक्रीज किया उससे ज़्यादा का हमारा आउटपुट इंक्रीज हुआ। डिमिनिशिंग में उल्टा हो रहा था, डिमिनिशिंग में हम सेम ही अगर हम इंक्रीज कर रहे थे इनपुट का लेवल या यूनिट, तो हमारा जो आउटपुट था वो कम लेवल पे इंक्रीज होने लगा, सो दैट वाज डिमिनिशिंग रिटर्न्स बेसिकली। रीजंस इसके हैं डिवीजन ऑफ लेबर,
स्पेशलाइजेशन, एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। देखिए डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्किल में, अब जैसे मैं देखा कि एक मशीनरी थी और एक ही लेबर था, उस वो अकेले 4 यूनिट प्रोड्यूस कर पाया, जब 2 आए तो उन्होंने ज़्यादा प्रोड्यूस किया, 10 कर दिया या 12 कर दिया, वट आप एज्यूम कर सकते हैं। तो ये क्यों होता है? डिवीज़न ऑफ लेबर की वजह से। कंपनीज ज़्यादातर क्या करती हैं, स्पेशलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो अगर एक प्रोसेस है, प्रोडक्शन के एक प्रोसेस में 4 स्टेप्स हैं, सपोज स्टेप्स 4 हैं कि पहले हम इसको ऐसे करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा। तो अब इसमें क्या होता है, रिटर्न्स टू स्केल में स्पेशलाइजेशन का मतलब ये होता है कि एक लेबर से चारों स्टेप्स ना करवाते हुए हम लेबर से इस तरह से काम करवाएं कि उनका जो है डिवीजन ऑफ लेबर करने का मतलब है कि उनको स्टेप वाइज काम डिवाइड कर दें, तो स्पेशलाइजेशन दे दें। अब उससे क्या होगा कि एक लेबर को बोलेंगे कि तेरे को स्टेप 1 ही करना है, यू हैव टू डू स्टेप 1 ऑलवेज 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 ऑलवेज। जैसे कि सपोज हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई फिजिकल प्रोडक्ट बनाया, वो प्रोडक्ट बाहर आया बनने के बाद पैकेजिंग है, पैकेजिंग एक स्टेप है, लास्ट स्टेप है शायद पैकेजिंग। तो एक आदमी को बोला कि तुम पैकेजिंग का ही काम देखोगे, तो वो पैकेजिंग करे जा रहा है, पैकेजिंग करे, जब वो एक ही स्टेप को बार बार करता जा रहा है, वो उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, वो काम वो बहुत फास्टर मैनर में कर पाएगा। उससे पहले का शायद जो एक स्टेप होगा, मे बी रीडिंग या कुछ मशीनरी का, मे बी प्रोडक्शन जो प्रोसेस है हमारा, वर्क इन प्रोग्रेस जो हम कहते हैं, वो मशीनरी का कोई पार्ट एक ऐसा हैंडल कर ले जो कि रिपीटेडली अगर वो बार बार करेगा तो वो उसमें स्पेशलाइज हो जाएगा। तो रादर आस्किंग वन पर्सन डूइंग ऑल दीज स्टेप्स एंड मेकिंग वन प्रोडक्ट, व्हाट कंपनीज डू इज दैट दे स्प्लिट जो भी एंटायर प्रोसेस है, वी स्प्लिट इट इनटू दी स्टेप्स, और हम अपने लेबर को बोलते हैं कि यू डू दिस, यू डू दिस, यू डू दिस, यू डू दिस। In the same fashion, one person, for example, you guys being the engineers have got some expertise, सबकी अपनी अपनी ब्रांचेस हैं, कोई कंप्यूटर में एक्सपर्ट है, कोई मैकेनिकल मशीनरीज में एक्सपर्ट हो जाएगा, कोई किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो जाएगा, तो वो अपनी एक्सपर्टीज, वही आपका स्पेशलाइजेशन हो गया। इस स्पेशलाइजेशन को अब आप आगे जाकर यूज़ करो, रादर देन कंपनी विल आस्क वन पर्सन टू डू एवरीथिंग कि तुम भाई कंप्यूटर भी करो, तुम मशीनरीज भी करो, तुम फाइनेंस भी देखो, तुम सब कुछ करो। इससे बेटर है कि वो उन्होंने स्पेशलाइजेशन अपना एक चूज़ करके या एम्प्लॉयज़ को का इसके हिसाब से स्पेशलाइजेशन चूज़ करके उनको उस पर्टिकुलर काम में डाल दिया, सो दैट दे बिकम द एक्सपर्ट ऑफ दैट ऑल्सो, एंड दे आर यूजिंग देयर एक्सपर्टीज एंड बिकमिंग मोर स्पेशलाइज्ड इन डूइंग दैट वर्क रिपीटेडली। एक ही काम को बार बार करने से पर्सन स्पेशलाइज भी तो हो जाता है ना, रादर देन ही विल बी फॉलोइंग द लॉन्ग प्रोसेस। सो डिवीजन ऑफ लेबर यही है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल हमें कम मिल रहे हैं जब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमने जो एक रीज़न इसका ये होगा कि हमने लेबर को डिवाइड कर दिया है और स्पेशलाइजेशन हमारा हो गया है। एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि हमने और एक्सटर्नल, हम किस तरह से अपना जो स्केलिंग का मतलब होता है मेजरमेंट करना है एट अ लेवल की बढ़ गया है, कम हो गया है, ये सब करना। तो हम ये चीज़ भी अगर स्केलिंग भी कर पा रहे हैं, सो दैट बिकॉज ऑफ दैट वी आर एबल टू हैव द इंक्रीज इन रिटर्न्स टू स्केल, जो हमारा पहला स्टेज है रिटर्न्स टू स्केल का, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। कॉजेज है इसके टेक्निकल एंड मैनेजमेंट इंडिविजिबिलिटीज, हायर डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन क्योंकि डिवीजन ऑफ द लेबर हो गया या डिवीजन ऑफ वर्क हो गया, एंड डायमेंशनल रिलेशनशिप, जो भी पर्सन जिसका भी स्पेशलाइजेशन है उसमें वो उस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड अपना रिलेशनशिप अपने काम में बिल्ड कर रहा है, एंड ही इज एबल टू परफॉर्म इन अ बेटर वे, दैट इज वाई वी आर एबल टू गेट द इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। दूसरा स्टेज है हमारा कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। इफ़ ऑल द इनपुट्स आर डबल्ड, आउटपुट विल ऑल्सो बी डबल्ड, मतलब बराबर का होगा। कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल का मतलब है कि अगर इनपुट हमने डबल करा है, 1 से 2 करा है, तो शायद आउटपुट भी 2 की यूनिट अगर दे रहा था पहले, तो वो अब 4 की यूनिट देगा, मतलब डबल होगा। कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल का मतलब ये है कि हम अगर इनपुट जितने से भी बढ़ा रहे हैं, उतनी ही यूनिट से कॉन्स्टेंटली हमारा आउटपुट भी बढ़ेगा, डबल तो डबल, ट्रिपल तो ट्रिपल, या कि जो भी यूनिट हमने इनपुट बढ़ाया उतने यूनिट से हमारा आउटपुट भी बढ़ा। दैट इज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल।
इसके रीजन से इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज बैलेंस्ड बाय डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। हम अभी इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल को इन डिटेल पढ़ेंगे टॉपिक को, देन यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली। स्केल की स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ी सी गलत हो गई, so you will be able to understand what exactly is the economies of scale and diseconomies of scale. I think ये next chapter ही है, मैं अभी आपको जो कराऊंगी आगे, आपका syllabus में भी यही है. So you will be able to understand कि what exactly is, why is this reason, uh, why is this the reason why we are getting the returns to scale in the constant manner. P is the प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कब आप देखिए अपवर्ड स्लोपिंग ही है, बढ़ ही रहा है, लेकिन जो हमारा ये बेसिकली जो हमारा रिटर्न्स टू स्केल के कर्व्स हैं, दिस इज शोइंग कि कैपिटल हमारा अगर वाई एक्सिस पे हमने कैपिटल लिया, एक्सिस पे हमने लेबर लिया है, इंक्रीज अगर हम करते जा रहे हैं तो हमारा प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग एट एवरी लेवल, कैपिटल भी बढ़ रहा है विद द कॉन्स्टेंट मैनर. पी जो है वो अगर स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, मीन्स कैपिटल जितना हम बढ़ा रहे हैं उतना ही लेबर भी बढ़ा रहे हैं, एग्जैक्टली इन द सेम फैशन, सेम प्रोपोर्शन, तो ही हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है, एंड इट इज इंक्रीजिंग इन द कांस्टेंट, गिविंग अस द कांस्टेंट रिटर्न्स आउटपुट बेसिकली. कॉजेज ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स का है क्या है, इंडिविजिबिलिटी ऑफ द फिक्स फैक्टर्स. हमने फिक्स फैक्टर्स को इसमें डिविजिबल नहीं किया. वी आर कंसीडरिंग दैट फिक्स फैक्टर्स आर इक्विवेलेंट देन दैट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, एंड वी विल बी इंक्रीजिंग both the factors in the same proportion also. When the factors of production are perfectly divisible, the production function is homogeneous. Same और lookalike. Homogeneous का मतलब होता है same और lookalike, एक जैसे जो दिखते हैं वो, या एक जैसी जिनकी skills होती हैं वो. अगर हम कह रहे हैं कि human capital is homogeneous या labor is homogeneous, का मतलब जो हम एक लेबर और एडिशन बढ़ा रहे हैं, हम ये assume कर रहे हैं कि उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी सेम है देन दैट ऑफ द पहले वाला, the earlier one. So the factors of production are perfectly divisible. The production function is homogeneous. Degree of one showing constant returns to scale. Homogeneous का मतलब हम यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि दोनों चीज़ें जो फिक्स्ड है और जो वेरिएबल है, यानी कि मशीनरी और लेबर, एक मशीनरी एक लेबर, दो मशीनरी दो लेबर, वो एग्जैक्टली डबल का ही कैपेसिटी है उनका, और थर्ड अगर आता है तो एग्जैक्टली वो उनका ट्रिपल ही कैपेसिटी है. दोनों चीज़ों का होमोजेनस है, मशीनरी भी और लेबर भी. वो मशीनरी भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत सारा थर्ड जो हम मशीनरी लेके आए हैं वो कोई अलग टाइप की मशीनरी है या वो अलग टेक्नोलॉजी की मशीनरी है. नो, दैट इज ऑल्सो होमोजेनस इन दैट ऑफ द अर्लियर मशीन्स डिप्लॉयड at the earlier stages, or same is with the labor also. Give me 1 minute, I am going to click your attendance first.
Third is diminishing returns to scale. So diminishing returns to scale, if the inputs are all doubled, output will be less than the doubled. ये बता रहा है हमको कि आउटपुट जो है वो हमारा लेसर होगा, आउटपुट विल बी लेसर देन दैट ऑफ द इनपुट वी हैव एक्चुअली गिवन, देन वी विल बी रिसीविंग डिमिनिशिंग रिटर्न्स. वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, हमारा इंटरनल डिसइकोनॉमीज हो, हमने कुछ काम अपना इंटरनली नहीं ठीक करा, या कुछ एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज हुई जिस भी वजह से हुआ, लेकिन डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल मिलेगा कि हम जितना भी एडिशनल यूनिट हम इनपुट में लगा रहे हैं, पैसा भी लगा रहे हैं, कॉस्ट कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन हमें रिटर्न्स उसके हिसाब से नहीं मिल रहे हैं. Causes can be that the size of the firm expands, managerial efficiency decreases, limited resources, कुछ भी हो सकता है. Increasing returns to scale का एक बेसिकली रीज़न ये भी है कि जैसे हमने सॉरी, ये डिक्रीजिंग कॉजेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है, ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ये इट्स माय फॉल्ट, आई एम सॉरी. यहाँ पर मैं इसको ठीक करके आपको मैसेज मेल करूँगी, व्हाट्सएप करूँगी, जो भी है. साइज ऑफ द फर्म जब एक्सपैंड करता है, जैसे कि कोई भी फर्म अगर बढ़ रहा है, पहले 10 लोग थे, अब 20-50 लोग हो गए, मशीनरीज भी बढ़ गई, सब कुछ हो गया है, थोड़ा सा इनएफिशिएंसी इस वजह से होता है कि मैनेजमेंट के पॉइंट पे शायद उनके मैनेजर्स हैं, पहले मैनेजर के अंदर 2 लोग थे, अब 4 लोग आ गए, 5 लोग आ गए, उसका काम बढ़ गया, शायद वो इनएफिशिएंटली काम कर पा रहा है, या एफिशिएंसी उसकी डिक्रीज हो गई है. इस वजह से भी एक ये भी रीज़न हो सकता है कि डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल हमको मिल रहा है. और रिसोर्स बेसिस भी हमारे पास एक तरीके से एक टाइम पर अब आके कि हम एडिशनल अगर इंक्रीज कर भी रहे हैं तो हमारा कॉस्ट तो उतना ही लग रहा है, लेकिन रिटर्न्स जो हैं वो उनको डिक्रीजिंग मैनर में मिल रहे हैं. तो इन द सेम फैशन दैट विल हैपन कि लिमिटेड रिसोर्सेज अब हमारे पास है, वी माइट नॉट वांट टू स्पेंड दैट मच हाई कॉस्ट बिकॉज हमें रिटर्न्स तो डिक्रीजिंग मैनर में मिल रहे हैं. डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल ऑफ प्रोडक्शन है, ये सारे रीजंस के इंटरनल डिसइकोनॉमीज किस लिए हो सकती हैं. इनएफिशिएंट मैनेजमेंट है हमारा, इंटरनल कुछ भी इशू है, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट है, टेक्निकल कुछ डिफिकल्टीज है, हमारे कंप्यूटर्स में चल रहा है, लैपटॉप में चल रहा है, प्रोडक्शन में हमारी मशीनरीज में कुछ फॉल्ट आ रहे हैं, मार्केटिंग में हमारी सेल्स टीम ठीक से काम नहीं कर रही है, फाइनेंशियल डिसीजन हमारा फाइनेंशियल मैनेजर इनकेपेबल है, या हमें कैपिटल नहीं मिल पा रहा है कहीं से, जितना हमें पैसा जब चाहिए वो हम नहीं लेके आ पा रहे हैं. दीज आर ऑल दी थिंग्स कि हमारा इंटरनली जो भी डिसइकोनॉमीज होती हैं. डिसइकोनॉमीज जैसे कि मतलब हम कोई भी चीज़ जो ठीक नहीं हो चल रही है वो डिसइकोनॉमी है. एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज में हमारे पास आ जाएगा कि मतलब पॉल्यूशन बहुत, एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन बहुत है, या हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं हमारी फैक्ट्री से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट हमारे उस पर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है कि नहीं अब आप प्रोडक्शन कम करो, प्रोडक्शन नहीं करो, या वो हमें प्रोड्यूस नहीं करने दे रही है. कुछ भी हो सकता है. हमारा बाहर का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं. एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज मतलब हम अपने प्रोडक्ट को बना तो चुके हैं, हमारे पास स्टोर्स में भी अवेलेबल है, लेकिन हम अपने प्रोडक्ट को अपनी फैक्ट्री से ले जाकर जो सेल पॉइंट ऑफ सेल है, जहाँ पर आउटलेट्स हैं, जहाँ पर वो बिकेगा, वो नहीं जा पा रहा. हमारा वो स्ट्रक्चर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा नहीं है. कुछ भी हो सकता है. और भी बाहर की कुछ कॉस्ट हैं, गवर्नमेंट के कुछ टैक्सेस बढ़ गए एकदम से, तो ये भी हमारा एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज ये सब चीज़ों में आ जाता है. स्केल्स टू प्रोडक्शन में सर ये कंपैरिजन है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सारे पॉइंट्स. इनपुट्स में इनपुट फिक्स्ड है, वहाँ पे वेरिएबल है, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस, ये सारी चीज़ आप एक बार देख लीजिएगा. मैं आपको ये करेक्ट करके जो इसमें 2 चीज़ें गलत हैं मैं आपको शेयर कर दूँगी ये चीज़. दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस या लॉ ऑफ रिटर्न एंड रिटर्न्स टू स्केल, इनकी डिफरेंसेस. मीटिंग इज अबाउट टू ओवर. कुछ क्वेरीज है तो मैं नेक्स्ट क्लास में ले सकती हूँ आपसे. Good luck to all of you for your today's MCQ. Second MCQ you will have today at